नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने पूछा है कि हमास आतंकी संगठन कैसे हो गया। तौकीर रजा का कहना है कि जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो मोदी की हिमायत करें, क्योंकि इजराइल भी जालिम है और नरेंद्र मोदी भी जालिम है। नरेंद्र मोदी खुद आतंकवादी हैं जो देश में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम हैं और इजराइल भी जालिम है। तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर जो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? नहीं, जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम हैं और इजराइल भी जालिम है। तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर जो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? नहीं, मौलाना तौकीर रजा के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और हिंदू धर्मगुरुओं ने कड़ा रुख अपनाया है और करारा पलटवार भी किया है। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश के गद्दारों को यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री का निर्णय है, और जो देश के साथ नहीं खड़ा है उस गद्दार को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। गाजा पट्टी के हमास के आतंकवादियों ने आतंकवाद फैलाया है। यह युद्ध के नियम नहीं होते। युद्ध का नियम यह नहीं कहता कि महिलाओं को नंगा करो। युद्ध का नियम यह नहीं कहता बच्चों की गर्दनें काट दो। युद्ध का नियम यह नहीं कहता कि आप निर्दोषों को आग लगा दो, और यह इस्लाम भी नहीं कहता। युद्ध के नियम सेनाओं के द्वारा लड़े जाते हैं। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जब इस तरह के नियम होते हैं ना तो गलत होते हैं। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं, इनके बयान का घोर विरोध करता हूं। ऐसी स्टेटमेंटें नहीं देनी चाहिए जिससे कि गृह युद्ध की स्थिति भड़क जाए। जालिम का साथ देना अगर अच्छी तो तौकीर रजा की तरफ से बयान दिया गया है। हमास का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द कहा है उन्होंने, और यह भी कहा है कि किस ग्राउंड पर हमास को आतंकवादी कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि क्या देश के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है क्या? ये कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी आतंकवादी कहा। उन्होंने कहा कि इजराइल भी जालिम है और पीएम मोदी भी जालिम है। बार बार इस तरह से अपमानित भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ इस तरीके से तौकीर रजा की तरफ से भी एक बार फिर से आरोप लगाए गए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। एचएस रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। शरद त्रिवेदी जी, क्या दिक्कत है इन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से? क्योंकि मैं भी एक रिसर्च निकाल रहा था, अब तक 91 बार इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द कहा गया है, उनको अपमानित किया गया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इतनी नफरत, इतनी चिढ़ क्यों है इन सबके भीतर? देखिए, मुसलमानों की राजनीति जो है वो 4 मुद्दों पे आधारित है, 2 बयानों पे, और एक जो 4 चूरन दिए जाते हैं, 2 बयान दिए जाते हैं और 1 मुद्दा है।
चार चूरन है कि साहब इनको हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान दो, और दो बयान देने हैं कि साहब मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, या तो इनको भड़काओ या इनको डराओ। और तीसरा है कि साहब मुसलमान, जो आखिर में जो मुद्दा है वो ये है कि साहब मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया में इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये इनका ये डरी हुई कौम है, यही नेतागिरी, इसी पे इनकी नेतागिरी चलती है। तौकीर रजा साहब प्रधानी का चुनाव जीत नहीं सकते हैं, कभी चुनाव में आए नहीं, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड के साहब हमने संगठन बनाया, और संगठन के पहले इनके अध्यक्ष बरेलवी सेक्ट के इनके पिताजी थे, उसके बाद अब ये बन गए हैं। तो इनका सिर्फ ये काम है कि मुसलमानों को किस तरह डराया जा सकता है या भड़काया जा सकता है, और हम उनके रहनुमा हैं। देखिए सारी दुनिया में खतरा है और हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम इनको बचा लेंगे, यही सिर्फ कोरी इतनी सी बात है, और कोई इनका किसी मुसलमान से लेना देना नहीं है। भारत में कभी भी मुसलमानों को आतंकी नहीं कहा गया, ये लोग उनको आतंकी कह रहे हैं। अगर आप एक आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमान आपका समर्थन करेगा, तो इसका मतलब आप मुसलमानों को आतंकी बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है। आप हर बार इस तरह के बयान देते हैं। जब आप देखें राम मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में भी इन्होंने इसी तरह के बयानबाजी करी थी। इनका सिर्फ इतना काम है कि मुसलमानों को किसी तरह भड़काओ या डराओ और उनके ऊपर राजनीति चमकाओ। जो ये ना कभी चुनाव लड़े थे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, और उसके बाद जब इनसे सवाल किया जाएगा तो कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सवाल पूछा जाएगा, जब आप एक धर्म विशेष के आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, वो हमास जो मासूम बच्चों का भी कत्लेआम कर रहा है, निर्मम तरीके से उनकी भी हत्या कर रहा है, अगर आप उसका समर्थन करेंगे तो आपसे सवाल किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी है क्या जो तौकीर रजा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए वही है, या आपके लिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं? देखिए, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की बात करना बिल्कुल निंदनीय है, और हम इस तरह के किसी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात, जब इजराइल और फिलिस्तीन की बात होती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमीन का झगड़ा है, धार्मिक प्रतीकों का झगड़ा है, और उनके अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और ये एक दिन से नहीं हुई है। इसमें तमाम जिम्मेदार लोग हैं, अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक। इस मामले का सही ढंग से हल नहीं किया गया। और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जब इजराइल और फिलिस्तीन की बात हो तो हमेशा अपना इतिहास याद रखना होगा कि 1948 में हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ वोट किया था, और 1988 में हमने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। तो हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। 1947 में, 48 में, 49 में, 50 में क्या हुआ था वो हम नहीं जानते। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं, क्या जमीन के बंटवारे में बच्चों का कत्लेआम होना चाहिए क्या? मान लीजिए कि धर्मेंद्र सिंह से मेरी कोई अदावत है तो धर्मेंद्र सिंह मेरे बच्चों को मारेंगे और मैं उनके बच्चों को मारूंगा, आप ये कह रहे हैं, और इस ग्राउंड पर आप हमास का समर्थन कर रहे हैं। आपके सांसद बर्क भी समर्थन कर रहे हैं। जो युद्ध है, बिल्कुल इसमें महिलाओं को, बच्चों को, सामान्य नागरिकों को कोई जच्छत पहुंचाता है तो आतंकवादी घटना हो, चाहे हमास कर रही हो, चाहे कोई और कर रहा हो, जहां सामान्य नागरिक, आम नागरिक, नहीं तो ऐसा नहीं कि तौकीर रजा समर्थन कर रहे हैं, आपके सांसद बर्क साहब भी समर्थन कर रहे हैं, वो भी हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं कि हाँ वो आतंकवाद फैला रहा है। फलस्तीन को और हमास को दोनों को अलग करके देखना होगा। फलस्तीन एक राष्ट्र है और उसमें करने वाली घटनाएं आतंकवादी घटनाएं करने वाला संगठन है। ये आप बर्क साहब को समझाइए ना, ये आप बर्क साहब को समझाइए, बजाय टीवी पर जो गेस्ट जुड़े हैं उनको समझाने को और हमको समझाने के, आप बर्क साहब को समझाइए कि हमास और फिलिस्तीन को अलग करके देखिए। हमास अगर बच्चों का कत्लेआम कर रहा है तो आतंकवादी संगठन है। पदों पर बैठे हुए लोग जब ये नारा लगाते हैं गोली मारो, जब ये नारा लगाते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग को संसद में कोई सांसद सत्ता पक्ष का खड़ा होकर के आतंकवादी पूरे साहब, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, यही तो मैं कह रहा हूं। उसके लिए तो पार्टी की सभी नेताओं ने आगे बढ़कर कहा कि हम निंदा कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं क्या बर्क के बयान की निंदा? आप उनसे जवाब मांग रहे हैं, आप उनको नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप हमास का समर्थन क्यों कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता यहां बैठे हो कि बताएं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने बर्क के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की? वो हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं जो बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। आपने क्या उनसे सवाल किया? किसी ने नहीं किया। किसी भी आतंकवादी घटना का हमारे दल के किसी नेता ने न कभी समर्थन किया। आपने जो चश्मा पहन रखा है ना आपको दिखाई देगा और ना आपके कान को सुनाई देगा। मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपको उनका वो बयान भेज दूंगा अपने मोबाइल पर, उसको 4 बार चलाकर देख लीजिएगा कि बर्क ने कहा क्या है। एच.एस. रावत साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध के खिलाफ हैं, हमेशा मानवता के साथ खड़े हैं और मानवता की रक्षा होनी चाहिए।
सर फिर आपने वही सुना जो आपको सूट करता था, आपने वो नहीं सुना जो उन्होंने हमास को लेकर कहा और बच्चों का कत्लेआम हो रहा है उसको नजरअंदाज कर दिया, आपने वो नहीं सुना। मैं भेजूंगा आपको, आप सुनिएगा, यही तो कह रहा हूं, उसको 4 बार प्ले करके सुनिएगा ताकि समझ में आ जाए कि बर्क हमास के समर्थन में, हमास के खिलाफ है। एचएस रावत साहब, एक तरफ बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और जो लोग कत्लेआम कर रहे हैं उनको आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है तौकीर रजा, और प्रधानमंत्री मोदी ने जब इजराइल का समर्थन कर दिया कि जो इंसानियत का कत्लेआम करे, जो किसी देश में घुसकर वहां पर मानवता को शर्मसार करे, महिलाओं को नग्न कर उनका बेरहमी से कत्ल करे, अगर वो ऐसे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं कि आपकी कार्रवाई के साथ हम खड़े हैं, तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको जालिम कहा जा रहा है। ये कौन सी मानसिकता है? देखिए, मानसिकता तो इनकी दूषित है वोटों की राजनीति के लिए। दूषित इसलिए है कि ये आतंकवादियों को आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं, सिम्मी के आतंकवादियों को ये मानने के लिए तैयार नहीं। इनके नेताजी ने उस समय, मुलायम सिंह जी ने उन आतंकवादियों को छोड़ा और कोर्ट ने उनको रोकने की कोशिश की। ये तो याकूब मेनन को आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये तो बुरहान वानी को आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौत की सजा दी, वहां पर 2 लाख उसके जनाजे में थे, और जब इनसे पूछते हैं कि 2 लाख मुसलमान जनाजे में क्यों थे, क्या वो आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले आतंकवादी नहीं है? तो सपोर्ट करने वालों को आतंकवादी ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? आज ये जिस प्रकार की स्टेटमेंट तौकीर रजा साहब दे रहे हैं, कल को पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है तो ये हिंदुस्तान की सेना के साथ में खड़े नहीं होंगे, ये फिर बोलेंगे कि हमारे धर्म का मामला और हम पाकिस्तान का साथ देंगे। इसलिए पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि 20-25 करोड़ मुसलमान हमें हिंदुस्तान के साथ, हमें साथ देने को मिलेगा अगर युद्ध होता है। तो धर्मेंद्र जी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को पार्टी से निकालो, देशद्रोही को निकालो जो धर्म के नाम पर यहां पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें करना एक धर्मगुरु को शोभा देता है क्या? वो आतंकवादी बोल रहे हैं, उनको क्या इन पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर इनके अंदर ज्यादा अगर शक्ति है तो इन सबको जाकर के फलस्तीन में भेज दो, जाकर के वहां लड़ने। रंगदेव साहब हमारे पास जुड़ गए, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र सिंह आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जल्दी से। रावत साहब एक धर्मगुरु है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये उंगली उठा कि 20 करोड़ लोगों पर इस देश के जो वो उतने ही बड़े नागरिक हैं संवैधानिक रूप से, जितने फिर आपने वही चुना जो आपको सूट करता है। उन्होंने कहीं पर भी 20 करोड़ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, जो उनकी हिमायत कर रहा है, वो भी आतंकवादी है, और उसे आतंकवादी क्यों ना कहा जाए, वो आपने नहीं सुना। मेहरुद्दीन अंग्रेज, ओके ठीक है धर्मेंद्र जी हो गया, आगे आपकी बात। आपने वही सुना जो आपको सूट करता था। मेहरुद्दीन अंग्रेज, नरेंद्र मोदी क्या है? हमारे देश के पीएम है। तो ये बात तौकीर रजा साहब को नहीं मालूम है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जो है गांधी जी के जो भगत है, गांधी जी को मारने वाले गोडसे के महिमा मंडन करते हैं लोग। सब तरह के लोग हैं इस देश में, सबकी अपनी अपनी बात है, वो अपनी अपनी बात का कहने का उसका अधिकार है, वो कह सकता है। अगर कोई गलत बात कही है तो उसके खिलाफ, अगर कोई ऐसी गलत बात है कि जो कानून के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तौकीर रजा साहब प्रधानमंत्री मोदी को जालिम कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, आपके हिसाब से ठीक है ये? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो स्टैंड लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वो स्टैंड जो है मोदी जी को लेना चाहिए था। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर ये मामला, जब इसकी कवरेज इजराइल की और फिलिस्तीन की कवरेज तो सारी मीडिया चैनल कर रहे हैं, मगर जो मणिपुर पर अगर इतनी कवरेज हो जाती तो आज 4 महीने से मणिपुर चल रहा तो वो आप एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े थे और रंगदेव साहब, खुद के बीजेपी आप एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े थे, लेकिन आप करने लगे सियासत। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि हमास के हत्यारों ने 40 बच्चों का कत्लेआम कर दिया, उनका सिर काट दिया। आपके हिसाब से हमास क्या है? आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास तथ्य नहीं है। आपके पास तथ्य है? बिल्कुल आपके पास तथ्य है? आप पढ़िए, दिखाइए आप तथ्य, जाकर रिपोर्ट दिखाइए आप तथ्य। अगर 40 बच्चों को मारा गया होगा तो जो आप कहोगे मैं हर जगह, वरना आप अपने एंकर पद से इस्तीफा दे देना। मैं चैलेंज रंगदेव साहब, मुझे इस्तीफा देना है या काम करना है, मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। गूगल पर ऐसी एक नहीं 1000 रिपोर्ट है, उसको पढ़ लीजिए। एक नहीं 1000 रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको पढ़ लीजिए। और वो किसी इजराइल की तरफ से नहीं छापी गई है, वहां पर बच्चों का कत्लेआम हुआ है। क्या आप ग्राउंड जीरो पर गए हैं? क्या हमारे रिपोर्टर गए हैं?
हमारे रिपोर्ट गए हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। किसी नहीं हुआ कत्लेआम, फेक न्यूज है। आपके पास न तथ्य है न सत्य है, आपके पास न तथ्य है न सत्य है, आपके पास बस एक बात है कि आपको हमास की हिमायत करना है, आपको हमास के साथ खड़े रहना है, इस बात को नजरअंदाज करना है कि वहां पर बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, वहां पर महिलाओं को नग्न करके। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा था, आपने वो वीडियो देखा था जिसमें एक महिला को दंग अवस्था में गाड़ी में बिठाकर घुमाया जा रहा था, शहर का चक्कर लगवाया जा रहा था। आपके हिसाब से हमास ठीक कर रहा था? मैं क्या कह रहा हूं, आज इजराइल के फेवर में सारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई क्यों हैं, उसका जवाब दीजिए। उनके लिए पूजा अर्चना। अरे तो मुसलमान भाई हमास के फेवर में क्यों हैं? मुसलमान भाई हमास के फेवर में क्यों हैं? अरे हमास के लिए फेवर में इसलिए है क्योंकि हमास की जमीन दबा ली वहां पर, उनको उनके साथ शोषण हो रहा उनका। अच्छा, तो अगर वो मेरा आपका जमीन का विवाद होगा, आप मेरे बच्चों को मार देंगे, मैं आपके बच्चों को मार दूंगा, आप ये कह रहे हैं? आपका क्या हो रहा है? आप ये कह रहे हैं? अरे आप इतना स्टैंड ले रहे हो, आपका क्या, आपको क्या दिक्कत है? आपको अरे मैं आपके स्टैंड पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है रंगरेज साहब, आपके स्टैंड पर बहुत हैरानी हो रही है। मेरा आपका कोई विवाद हो जाएगा, आप मेरे बच्चों को मार देंगे, मैं आपके बच्चों को मार दूंगा, क्या ये कहता है इस्लाम? एक स्कॉलर के तौर पर आप यही सिखा रहे हैं लोगों को? आप कैसे फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं जो जुल्म कर रहा है? शरद त्रिवेदी साहब, हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हमास के साथ खड़े हैं, ये इनका स्टैंड। मैं खान साहब हमारी सरकार खड़ी है फिलिस्तीन के साथ भाई, हमारी सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी है, आपने सुना ही नहीं, और ना आपको सरकार के साथ खड़े रहना है। ठीक है, आप सुन लीजिए शरद त्रिवेदी, आधी अधूरी जानकारी है। आपकी जानकारी मैंने देख ली, आपकी जानकारी मैंने देख ली। आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वहां पर बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वहां पर महिलाओं की किस तरीके से नग्न करके उनको घुमाया जा रहा है, वहां पर मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। आप वही देख रहे हैं जो आपको सूट कर रहा है शरद त्रिवेदी। ओके, तुम्हारे ऊपर ठीक है, हो गया, देख लिया आपका स्टैंड रंगरेज साहब, आपकी स्कॉलरशिप मैंने देख ली। डाउन करिए इनका ऑडियो। शरद त्रिवेदी, देखिए, हो सकता है रंगरेज साहब को नहीं मालूम होगा, विश्व में एक अकेला सेकुलर चैनल है जिसका नाम है अल जजीरा। देखिए, बाकी सारे चैनल जो है, चाहे अमेरिका के हैं, भारत के हैं, वो सब सांप्रदायिक चैनल है। अल जजीरा कतर से बीम किया जाता है और वो इंडिपेंडेंट चैनल है, वो सेकुलर चैनल है। वो सेकुलर चैनल ने बताया है, उन्होंने उसके लाइव ट्रांसमिशन किया है कि किस तरह से थूका गया है, पार्थिव शरीरों पे थूका गया है, किस तरह 2 महीने के बच्चे के ऊपर 38 गोलियां मारी गई। उसके शरीर में उतनी जगह नहीं है कि जिसमें 38 गोलियां मारी जा सके। ये इनका जो सेकुलरिज्म है, इनका एकदम से सेकुलरिज्म फट पड़ता है। एक किस्मत हमारे मुस्लिम समाज की। अरे सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता है या हमास के इजराइल के प्रवक्ता है? सर मेरे को बता दीजिए। आज एक और चीज मैं बता दूं कि हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह और कासिम ब्रिगेड, इनका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, ईरानी संगठन है, ईरान के समर्थन से वहां काम करते हैं, इनका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन का भारत में दूतावास है, वो एक स्वतंत्र देश है। फिलिस्तीन के हम हक में खड़े हैं। आज 70 साल से आज अब आपने सही स्टैंड लिया, बहुत वेरी गुड। ये स्वतंत्र देश है, सही स्टैंड लिया फिलिस्तीन का। सर हम बिल्कुल फिलिस्तीन शुरू से खड़े हैं कि जहां हमारा देश जो है उन लोगों के साथ खड़ा रहता है जहां पे जुल्म होता है, और जुल्म फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, एच.एस. रावत साहब, साथ खड़ा होना चाहिए। एच.एस. रावत साहब, हो गया, किसी ठीक है शरद जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। एच.एस. रावत साहब, क्या कोई धर्म इस बात की सीख दे सकता है क्या कि महिलाओं के साथ दरिंदगी की जाए, बच्चों का कत्लेआम किया जाए, वहां पर अगर कोई इवेंट हो रहा है तो अचानक से पैराशूट लैंडिंग होती है, आतंकवादी आते हैं, लोगों को भून देते हैं, मार देते हैं, और उसके बावजूद कुछ बुद्ध। एक सेकेंड, मेहरुद्दीन रंगरेज, आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा, अभी अपना मुंह बंद रखिए आप, एच.एस. रावत साहब। और उसके बाद कुछ लोग जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, जो अपने आप को इस्लाम का जानकार कहते हैं, वो उस घटना को ही नकार देते हैं और उस आतंकवादी संगठन के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं जो कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देता है। ये किस प्रकार का धर्म है, क्या सीख दे रहा है? ये इस्लाम के लोग नहीं है, ये आतंकवादी भी नहीं, ये जघन्य पापी हैं, जघन्य, जिनका कोई जमीर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने औरतों के साथ जघन्य पाप किया और ये कहते हैं कि इस्लाम में औरत को जन्नत की तरह माना जाता है। ऐसे जन्नत माना जाता है जिसको नंगी लेके जा रहे हो तुम लोग और उसके ऊपर अल्लाह अकबर बोल रहे हो। ये इस्लाम है जिसमें कहते हैं कि ये हमारे यहां तो औरत को पूजा जाता है। ये अमित जी,
आतंकवादियों से भी गिरे से गिरा जो घटिया काम हो सकता है, ये वो लोग हैं जघन्य पापी। एक आदमी जो अपनी जमीर बेच सकता है वो इस तरह की हरकतें करता है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चों को मारा जाकर के घरों के अंदर, वहां पर कत्लेआम किया है। वो जो फुटेज आ रही है वो नकली नहीं है, वो फेक नहीं है। दिल दहलता है पूरे वर्ल्ड का कि किस तरह से ये आदमी हैवानियत को, इनके सिर पे हैवानियत चढ़ रही है। इसे कहते हैं आतंकवादी, हम कहते हैं युद्ध लड़ रहे। ये युद्ध लड़ने का तरीका है? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? इस्लाम यही सिखाता है क्या? यही सिखाया आप लोगों को? चले गए अपनी स्कॉलरशिप और अपना स्टैंड बताकर वो चले गए। एक बार वो वाला विजुअल फिर से चलाइएगा, वो जो बच्चों वाला विजुअल चल रहा था, एक बार चलाइएगा उसको। धर्मेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये गाजा सीमा से सटे गांव कफर अजा का मामला है, जहां पर 48 घंटे के भीतर 40 बच्चों का सिर कलम कर दिया गया, बेरहमी से उनको मारा गया। अब वो हिस्सा, वो इलाका इजराइल सेना के कब्जे में है और वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही कि वहां पर किस तरीके से बर्बरता बरती गई है, त्रासदी हुई है सर वहां पर। और हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं और इस पूरी घटना को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं है। पहले तो हम इजराइल की स्वायत्तता और फिलिस्तीन की स्वायत्तता के पक्षधर हैं। रही बात हमास की या आईएसआईएस की, ये चाहे जितनी बड़ी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, आम नागरिकों के साथ जो भी करता हो, चाहे हमास हो, चाहे आईएसआईएस हो, और चाहे अगर इन दोनों की बात करते हैं तो जो मणिपुर में भी हुआ उसको भी कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उनकी सबको समग्र रूप से निंदा करनी पड़ेगी। ये सिलेक्टिविज्म नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का कि वो किसी एक चीज को आप उभार करके धार्मिक चश्मे से देखना चाहते हैं और बाकी को दबाना चाहते हैं। दुनिया में जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जहां मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, समाजवादी पार्टी और सामान्य नागरिक जो भी है हिंदुस्तान का आम नागरिक, वो इसकी घोर निंदा करता है, कतई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन यदि किसी चीज बड़ी समस्या है, चाहे जमीन से जुड़ी समस्या हो, चाहे किसी के अस्तित्व की समस्या हो, धार्मिक प्रतीकों की समस्या हो, तो मानवता को शर्मसार करके नहीं वरन बातचीत करके तमाम जिम्मेदार लोगों को, चाहे यूएन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और उनको सपोर्ट करने वाले, ठीक है सर, उसी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों की भी निंदा होनी चाहिए, उनकी भर्त्सना होनी चाहिए जो कि ऐसे आतंकवादी संगठनों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनके सुर में सुर मिलाते हैं और उनके कत्लेआम को जस्टिफाई करते हैं, उसको सही बताते हैं। शरद त्रिवेदी, जो लोग बेलगाम हो गए हैं, जिनका अपने बोल पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो आए दिन इस तरीके से बयान देते रहते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपमानित करते रहते हैं, इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ताकि एक नजीर बने कि आप बेलगाम होकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, या सिर्फ इनके बयानों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देकर सियासत को हवा दी जाती रहेगी? शुक्ल जी, देखिए, ये तो कहीं चुनाव में है ही नहीं, ना इनका कोई अस्तित्व है। ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बरेलवी संगठन, ये इन्होंने अपना डिक्लेयर कर रखा और अपने आप को उसका मसीहा बना दिया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो खुद ही अपने आप को जलील कर रहे हैं, एक मजहब को जलील कर रहे हैं, खुद को जलील कर रहे हैं। वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि साहब हमास के साथ खड़े हैं, मैं आपको, अगर हम थोड़ा कानूनी पहलू पे जाएं तो ओस्लो अकॉर्ड को फिलिस्तीन ने भी माना था और इजराइल ने भी माना था शांति बहाल करने के लिए, 2002 में, 2008 में, 2014 में और 2020 में जब समझौता हुआ है, हमास ने उसकी खिलाफत करी। ठीक है सर, समय ही समाप्त हो रहा है, मुझे आप सबको धन्यवाद करना होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं दर्शकों को कि आप सोचिएगा कि जो संगठन, जो आतंकवादी संगठन बच्चों का कत्लेआम करे, महिलाओं का अपमान करे, क्या वो शांति संगठन हो सकता है? क्या तौकीर रजा को जो लग रहा है वो सही है क्या? ये आप विचार करिएगा। और साथ ही साथ ये भी कि जो लोग ऐसे लोगों के बयानों का समर्थन करते हैं, उनका क्या स्टैंड है, उनकी क्या विचारधारा हो सकती है, इस पर भी चिंतन मंथन करिएगा।